पीडिग्री एनालिसिस, यही टॉपिक है आपका और इसी को पढ़ना है। ह्यूमन में कोई भी बीमारी फैमिली में अगर कई वंशों तक जा रहा है, इस चीज को समझने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का कंसेप्ट जरूरी है। क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस को आप अगर नहीं जानते हैं तो किस जनरेशन में कौन गुण जान रहा है, कौन जो गुण नहीं जा रहा है, इस चीज के बारे में आप नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा ट्री है जिसके माध्यम से यह आप एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी जनरेशन का कैरेक्टर कितने जनरेशन तक जा रहा है या कितने जनरेशन में उसकी परिवर्तन हो रही है, कितना जनरेशन तक वो जाएगा। ये सारी बातों की चर्चा जिसमें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसी टॉपिक को देखेंगे, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन जेनेटिक ट्रेट्स मतलब लक्षण, जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन of human family, several generation of human family in the form of a family tree diagram. Family tree diagram is called पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब अध्ययन करना है किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में या जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन, एक जनरेशन, 2 जनरेशन या कई जनरेशन तक। ठीक है, किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो ये एक ट्री के रूप में दिखाना है, इसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। समझिए पेडिग्री एनालिसिस क्या है और कैसे इसको करना है। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन समझना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए एडवांटेज क्या है इससे सबसे पहला जो है एडवांटेज क्या है, इस पेडिग्री एनालिसिस से आपको फायदा क्या है या एडवांटेज क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको अपना वंश बढ़ाना है, मतलब जेनेटिक काउंसलिंग करना है कि आपका जनरेशन कितना जनरेशन तक बढ़ेगा, तो उस काउंसलिंग के उद्देश्य से इसका होना जरूरी है। क्योंकि इससे हम काउंसिल कर सकते हैं कि कितना जनरेशन तक आपका कैरेक्टर पहुंचेगा या कितना कैरेक्टर पहुंचने की क्षमता है, यह एडवांटेज कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आप जब शादी विवाह करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि
कि लड़की विकलांग तो नहीं है, लड़का विकलांग तो नहीं है, लड़का बौक बता तो नहीं है, लड़का पागल तो नहीं है, लड़की पागल की कहेगी नहीं, या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी डिजीज है, तो इस कंडीशन में आप उसको अवॉइड करते हैं। अगर सही सब कुछ सही रहता है तो आप उसको लेके चलते हैं, ठीक है। खैर उतना तो हम पूछ के नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर्स जो है यह आपका वंश किस तरह से बढ़ेगा या कौन बीमारी कहाँ तक पहुंचेगा, इस काउंसलिंग के लिए, इस चुनाव के लिए यह आपको मदद करता है, ठीक है। किस चीज में? काउंसलिंग के लिए, ठीक है। काउंसलिंग, काउंसलिंग टू अवॉइड डिजॉर्डर्स इन, टू अवॉइड disorders, to avoid disorders in future generation, in future generation। मान लीजिए कि एक वंश है, वंश बड़ा होगा, तो वंश बड़ा होगा तो गुण भी जा सकता है, तो अभी आपको उसके वंश को ठीक करने के लिए, मान लीजिए कि कोई फीमेल, कोई परिवार है उसमें एक बेटी जन्म ले ली जिसमें हेमोफीलिक है या कोई डिजीज है उसके पास, अब हम उसको अगले जनरेशन में शादी करना है, तो हमारा ये चांस होना चाहिए कि वो लड़का जो होना चाहिए वो किसी भी तरीके से हेमोफिलिक नहीं होना चाहिए। लगता है ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उसका वंश जो होगा वो हेमोफिलिक हो जाएगा। तो कोई भी बेटी वाला तो नहीं ना चाहेगा कि उसका जो पोता नाती नतनी हो वो किसी भी तरह से बीमारी या डिजीज से प्रभावित हो। इसलिए इस काउंसलिंग के उद्देश्य से हम लोग यह चुनाव करते हैं, और इसी चुनाव को पेडिग्री एनालिसिस का नाम से किसके लिए किया जाता है? तो ह्यूमन फैमिली के लिए किया जाता है। किससे बचने के लिए किया जाता है? तो डिजीज से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। पागल जी से कर रहा है 2 मिनट कह दिए कि रुक जा, तो पागलपनी सवार हो जाता, माइक खोल के बोलना शुरू करता। सबसे काबिल के नाना यही है। दूसरा पॉइंट, इट शोज द ओरिजिन, इट शोज द ओरिजिन ऑफ ए ट्रीट, ऑफ ए ट्रीट and follow and follow of a treat in a family, follow of a treat in a family। तो दूसरा बात क्या कहा? इट शोज द ओरिजिन ऑफ ट्रीट्स, यह पता लगा देता है कि कोई भी बीमारी की शुरुआत कहां से हुई है, एक बात। एंड फॉलो द ट्रीट्स ऑफ द फैमिली, और वो कहां तक जाएगा। ये बीमारी अगर मान लीजिए एक जनरेशन में आ गया तो वो बीमारी का लास्ट किस जनरेशन तक पहुंचेगा,
यही आपको बता सकता है पेडिग्री एनालिसिस। तीसरा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, इट इज important to know, important to know the possibility of, the possibility of, important to know the possibility of expressive recessive allele, that recessive allele that recessive allele that can cause genetic disorder, allele that can cause जेनेटिक डिसऑर्डर। यह भी पता कर लेगा कि किस एलील के वजह से ये बीमारी जो है वह अगले जनरेशन तक जा रहा है। ठीक है, तो यह, इससे ये भी फायदा है। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक कलर, इसमें कोई भी बीमारी जो जाएगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला होगा। ठीक है, कौन कौन बीमारी होगा ये बात ऊपर में लिख देते हैं। लाइक कौन कौन डिजीज होगा? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस पता ही है आप लोग को। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और हेमोफिलिक, हेमोफिलिक ईटीसी, एक ऐसा बीमारी जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है, उसको जेनेटिक बीमारी कहते हैं। उस बीमारी में व्यक्ति, अभी कलर ब्लाइंडनेस है तो इस बीमारी में क्या होता है कि दो कलर पहचान नहीं होता, जैसे लाल और हरा। और हेमोफिलिक होता है कि व्यक्ति का अगर कट गया कहीं से तो खून नहीं बंद होगा, तो उसको कहते हैं हेमोफिलिक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वंश में आपका बीमारी अगर आ गया है, वो कई वंशों तक जाने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको पेडिग्री डॉक्टर कोई अगर अच्छा एनालिसिस करता है पेडिग्री एनालिसिस के लिए, तो आप उसके पास जाइएगा तो वो आपको बता देगा कि आपके अंदर जो है किस तरह का डिसऑर्डर है और कितने जनरेशन तक जाएगा। आपको अंग्रेजी दवा में भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं पूछता है, लोग सोचता है तुरंत हो जाएगा। लेकिन जब हेमोपैथी का इलाज कराइएगा तो हेमोपैथिक वाला आपको पूरा पूछेगा कि आपके घर में किसको था, आपके पूरा दादा दादी के तरफ किसको था, नाना नानी के तरफ किसको था, ठीक है, आपको कब तक है, मतलब आपके जनरेशन में कहाँ तक जाएगा, इस सारा बात का वो चर्चा करता है। क्योंकि अगर किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो उस कंडीशन में उसके जेनेटिक ट्रीट्स को पूरा जानना पड़ता है। हेमोपैथी यूनानी टेक्निक है, हेमोपैथिक यूनानी टेक्निक है, इसलिए वो उस कंसेप्ट पे काम करता है। एक बार हेमोपैथी यूनानी टेक्निक है, उस पर काम करता है। अंग्रेजी जो है उस पर काम नहीं करता। अंग्रेजी आपको बीमारी अगर है तो तुरंत आपको कम कर देगा या तुरंत रोक देगा, इस कंसेप्ट पे काम करता है। लेकिन ये जो है आयुर्वेद हो गया या हेमोपैथ हो गया, वो रेगुलर बेसिस पे काम करता है और बीमारी के पूरा पिछले जनरेशन तक लेके जाने का काम करता है। सर ऊपर वाला सही से नहीं दिख रहा है तो दिखेगा, ऊपर वाला हम नहीं दिख रहा, देखो तो अब दिख रहा है। कलर ब्लाइंडनेस लिखो, हेमोफीलिया लिखो, नहीं दिख रहा है तो सीधे कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया लिखो, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। ठीक है, चलिए हो गया सबका। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुण जाता है, जेनेटिक ट्रेट्स मतलब अनुवांशिक लक्षण, इन ए सेवरल जनरेशन, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन कई जनरेशन तक ह्यूमन फैमिली में, मतलब खुद को, आपके दादा को, आपके नाना को, आपके नानी को, आपके बेटा को, आपको पोता को, आपको मतलब बेटी को, इस तरह से कोई अगर गुण जा रहा है तो उसको जेनेटिक बोलते हैं। अब हो सकता है कि जब आपका फैमिली बड़ा होगा तो वो बीमारी आपके दूर तक पहुंच जाए,
तो ऐसे कंडीशन में वो बीमारी जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और कई जनरेशन तक जाएगा तो उसका प्रभाव व्यापक होता जाएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को देखने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि पेडिग्री एनालिसिस ही आपको बताएगा कि कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ को खत्म होगा। ऐसे कोई भी जेनेटिक बीमारी जल्दी खत्म नहीं होता है, 100, 50, 60, 100 वर्षों तक इसमें लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को पाइल्स अगर हुआ है तो यह जनरेशन बहुत दिनों तक जाके वो धीरे धीरे कम होता है, एक जनरेशन में नहीं कम हो सकता है। फिर कह रहा है इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग, इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको डिजीज वाला फैमिली चाहिए या मतलब अगला जनरेशन कैसा चाहिए। इट शो द ओरिजिन ऑफ ट्रीट्स, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो बीमारी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और उसी हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, फैमिली को बढ़ा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो पॉसिबल ऑफ एक्सप्रेसिव रिसेसिव एलील, आप यह भी जानना का कोशिश अगर जेनेटिक का अच्छा जानकार है तो ये भी जान सकते हैं कि किस एलील की वजह से हो रहा है। ठीक है, और यह इसके वजह से क्या क्या बीमारी हो सकता है और कितना जनरेशन तक जाएगा ये पता कर सकते। 3 गो पॉइंट हो गया, सबका हो गया है। 7 पॉइंट में देखेंगे, 3 पॉइंट हो गया है तो मैसेज करो। अभी कौन नवाब जुड़े हैं बहुत लेट से, सब नाम हम बताते हैं। नवाब का नाम होगा कौन, रागनी है या सचिन है, ये दोनों में से कोई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 क्या करता है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, इट इज कंट्रोल क्रॉसेज cannot be made in human, cannot be made in human, cannot be made in human, cannot be made in human so pedigree analysis help us to study inheritance, help us to study inheritance। ठीक है, आपको यह बता सकता है कि आपका कंट्रोल करने में आप किससे शादी विवाह करना चाहिए, किस कौन जनरेशन में कौन गुण जाएगा, आप उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड whether the traits is dominant or recessive, is dominant and recessive, dominant and recessive, recessive। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड आप ये भी बता सकते हैं कि उसके बॉडी में खुद जनरेट किया है या पुराने जनरेशन से आया है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, यह मदद करता है किस चीज में कि जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है,
अगर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इस कंडीशन में ऑटोजोमल भी हो सकता है और सेक्स लिंक भी हो सकता है। ऑटोजोमल का मतलब कि उसके बॉडी में या तो खुद तो जनरेट नहीं किया है, या हो सकता है कि कई जनरेशन से आया है। तो इस चीज को पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पॉइंट नंबर 6, इट प्रिडिक्ट्स द हार्मफुल इफेक्ट on marriage between close relative, harmful effect on marriage between close relative। ठीक है, अगर जब शादी विवाह है, अगर संबंधी के साथ हो गया, तो उस कंडीशन में सीधा बात है कि आपके जनरेशन में यह बीमारी, कोई भी बीमारी जो जेनेटिक है, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज, आप जान रहे हैं कि उसको ये बीमारी है या हमारे खानदान में बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में क्लोज रिलेटिव होगा तो बीमारी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ठीक है, कैमरा इज नॉट क्लियर। अच्छा, कैमरा इज नॉट क्लियर, यहाँ तो ठीक है, नेट भी पूरा है। अब ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट, इट इज extensively used in medical research, research। देखिए, अगर आप इसका चाहते हैं कि प्रयोग इसका हो, तो इस कंडीशन में मेडिकल रिसर्च के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। जब कोई पागल का मरीज पहुंचता है पागल खाना में, तो सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं उसको वो चेक करते हैं कि उसके घर में कितना पागल है, या उसके घर में उससे पहले कोई पागल हुआ था कि नहीं हुआ था, कितना वंश से यह पागलपन का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, और कितना वंश तक यह पागलपन का जो सिलसिला है वो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो पागलपन का जो कंडीशन है, या पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई है और कितना। जरूरी नहीं कि पागलपन ही, डिजीज तो है ही उसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन पागलपन भी उसी में आता है। कोई भी बीमारी का अगर हम पुराना लक्षण का जानने की कोशिश अगर करें, तो उस कंडीशन में पेडिग्री एनालिसिस आपको मदद कर देता है और यह बता देगा कि जनरेशन में कब से यह चीज शुरुआत हुआ और कब तक खत्म होगा। इसलिए कोई भी हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो पेडिग्री, पहला काम उसका अगर अच्छा जानकार होगा तो वो पेडिग्री एनालिसिस करके यह पता कर लेगा कि किस जनरेशन से वो चीज आ रहा है और किस जनरेशन तक वो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक ट्री बनाता है। चलिए, उस ट्री को हम लोग समझते हैं कैसा ट्री होता है। सबसे पहले, अगर कोई पुरुष को ये बीमारी हो रहा है, तो मेल अगर होगा तो उसको ऐसे दिखाएगा। ठीक है, चरखुट जो है मतलब स्क्वायर के शेप में होगा। तो ठीक है, अगर फीमेल अगर कोई जब पेशेंट जाती है तो इसको सर्किल के शेप में ऐसे करके दिखाएगा, तो कहेगा ये फीमेल है। ठीक है, मतलब ये लिखेगा इतना बात नहीं, इसको उसको ऐसा ही करके वह दिखा देगा। दो चीज हो गया। ठीक है, अगर वह मेल फीमेल दोनों में से कोई नहीं है, किन्नर है, थर्ड जेंडर है, तो उसको दिखाएगा ऐसे, सेक्स अनएक्सपेक्टेड, अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो तीन वो कंडीशन हो गया। पहला तो ये देख लिए कि मेल है तो कैसे दिखाएगा, फीमेल है तो कैसे दिखाएगा, और सेक्स अनसेक्सिफाइड है तो किस कंडीशन में दिखाएगा, अनस्पेसिफाइड है तो किस कंडीशन में दिखाएगा। तो ये तीन वो चीज हो गया। ये पतंग की तरह के शेप को ये क्या कहा जाता है कि पता नहीं है, स्क्वायर के शेप को मेल कहा जाता है और सर्किल के शेप को फीमेल कहा जाता है। यहां तक सबका हो गया, आगे बढ़ेंगे। इसी को अब यही डायग्राम और डायग्राम है इसमें। ठीक है, इसको समझ लेना है। डायग्राम आपको जब भी पूछा जाएगा तो डायग्राम ऐसे बनाना पड़ता है। तो कहेगा पेडिग्री एनालिसिस का यूज किसमें किया जाता है, तो आपके फैमिली ट्री को समझने में। फैमिली ट्री में किस चीज को समझते हैं, तो फैमिली ट्री में यह समझते हैं कोई भी डिजीज कितने जनरेशन तक है और कब तक जाएगा, क्या उसकी कंडीशन होगी,
इस चीज को दिखाया जाता है। सब लोगों का हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। कैसा सर देख लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में है, ये चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हुआ लोग, तुम लोग पेमेंट नहीं करोगे तो हमको जिंदा नहीं रहने दोगे, तो तुम लोग को जिंदा हम रखेंगे? बीच में अगर हम गायब हो गए तो सोच लो, मैं 1 महीना गायब होंगे घर पर, आम खाने हम चल देंगे सीधे, ठीक है। तुम ही लोग के लिए रुके हुए हैं, तुम लोग नहीं मानोगे तो हमको भी यहाँ पर खर्च लगता है ना, हम कैसे रहेंगे? सो बताओ, ठीक है। हमको भी यहाँ का वहाँ का कोचिंग का रेंट देना पड़ता है, तो पैसा नहीं आएगा तो कैसे देंगे? सो बताओ, तुम ही लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं तो घर पे जाएंगे, आराम से बैठ के आम खाएंगे, रोजाना रेंट का मतलब नहीं, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। घड़ी से जब पैसा देना है तो घड़ी रख के देंगे सब कुछ। तो वही होगा, पिताजी से पैसा लेके देना होगा। एक तो बहुत टीचर है, पैसा लेके बैठ गया है, आपका क्लासों बंद है, न बोर्ड पे आके पढ़ा सकता है, आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप लोग भाव खा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो अब हम मान लीजिए 3 चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक मेल है, ये हम ऐसे अगर बना दिए तो समझिए कि मेल हो गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन अगर है, मान लीजिए सर्किल है, और चौथा कंडीशन ये है, तीनों है। अगर ये तीनों अगर ये मान लीजिए कि कलरफुल अगर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बीमारी से ग्रसित हो गया, ये जो है बीमारी से ग्रसित है, इसलिए इसको तीनों को ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया। ये क्या हो गया? अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल हो गया। बात को समझ लीजिए कि अगर इसको हम लोग कलरफुल से दिखा दिए तो ये अफेक्टेड हो गया, और सिंपल से दिखा दिए तो क्या हो गया? यह नॉर्मल था। अब समझिए, अब हम इस स्क्वायर वाले का मतलब मेल का शादी किसी फीमेल से करा दिए, तो शादी जैसे ही कराया तो सिंगल ऐसे करके दे दिया है, सिंगल बीच में लाइनिंग से दिखा दिए है, तो इसका मतलब हो गया मेटिंग, मतलब इस दोनों की शादी हो गई, ये हो गया मेटिंग। अब देखिए कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और ये हो गया सर्किल। अब इसमें 2 गो लाइनिंग से अगर दिखा दिए, इसका मतलब ये हो गया, तो डॉक्टर के पास जब जाइएगा और कोई भी पेशेंट में अगर बीमारी वंशों वंश तक चल रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको इस ट्री के माध्यम से दिखाएगा। या कोई पागल, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में कोई पागल हो गया, तो उसको लेके जब जाइएगा तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको इसी तरीके से दिखाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डबल लाइनिंग दे दी है कि आपके रिलेटिव में कोई शादी हुआ है, ठीक है, इसलिए डबल लाइनिंग से दिखाया गया। दूर तक हुआ है तो इसमें सिंगल लाइनिंग से दिखाया था, सिंगल लाइनिंग, ठीक है। तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, इसमें क्या हो गया? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, ठीक है। आपके रिलेटिव में किसी के साथ, किसी का मेल का फीमेल के साथ संबंध बना है, तो ये हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब आप तीनों सब कंडीशन आपको समझा दिए, इसको बोलते हैं कौन से जीनियस मेटिंग, इस तरह के बेसिक बोलते हैं कौन से जीनियस मेटिंग के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आ गया है, कौन से जीनियस मेटिंग, संबंधी के बीच में अगर शादी विवाह होता है तो इसको कौन से जीनियस मेटिंग के नाम से जानते हैं। ये 3 कंडीशन हो गया। अब चलते हैं हम, ये तो हो गया कि हम आपको ये दिखा दिए कि कहा कौन चीज कैसे होता है। अब आपको हम ही बताएंगे कि संबंध कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक मेल है और उसकी शादी एक फीमेल से हो गई। फीमेल को गोल से दिखाना है, मेल को सर्किल से दिखाना है, हो गया। अब इसके 2 बच्चे हुए, दोनों में कोई बीमारी नहीं था, तो दोनों में बीमारी नहीं था तो इसके बच्चे में भी बीमारी स्वाभाविक बात है कि नहीं होगा, तो ये भी अच्छे हुए, ठीक है। तो ये हो गई फीमेल, मतलब ये डॉटर हुई, डॉटर, और ये सन हो गया। मतलब अगर माँ बाप अगर सही है तो बच्चे भी क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? इसके पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, और इसके ये चाइल्ड हो गए,
इस तरह से ये, चूंकि ये दोनों अच्छे हैं तो ये भी स्वाभाविक बात है कि अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, एक दफा और, अच्छा एक दफा और लगा दिए हैं तुम पर। देखो यहाँ पर सर्किल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है, इस सर्किल है, और ये रोम्बस के शेप का है या पतंग शेप कर सकते हैं। अगर हम इसको कलरफुल कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया ये तीनों बीमारी से प्रभावित है। अब इसका शादी विवाह अगर किसी के साथ अगर होगा तो बीमारी अगले जनरेशन में जाने का चांस बनता है। यहाँ पर देखिए ये मेल है और फीमेल है, इस दोनों की शादी हो गई है, ये रिलेटिव नहीं है, दूर कहीं लड़की है और लड़का है, उसका शादी हुआ तो ऐसे दिखाएंगे। अगर रिलेटिव में शादी विवाह होगा तो हम डबल लाइनिंग बीच में करके दिखाते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, मेल और फीमेल की शादी अगर कोई किसी को बीमारी दोनों में से किसी को नहीं है तो उसके जो बच्चे हुए उसमें भी बीमारी नहीं होंगे। ये कंडीशन आपको देख लिए। अब देखिए कि मान लीजिए कि बीमारी कैसे आया, बीमारी आने के लिए हम कंडीशन आपको एक और कंडीशन देते हैं कि मान लीजिए एक मेल था और एक फीमेल है। अब इसमें क्या हुआ, एक ही बच्चा हुआ इसको और ये बच्चा बीमारी से ग्रसित हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोजोमल, क्योंकि यहां से बीमारी जनरेट किया है पहली बार, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑटोजोमल। ठीक है, अब इसकी शादी विवाह अगर किसी दूसरे खानदान या वंश में होगा तो इसके बच्चे जो होंगे वो बीमारी से प्रभावित होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड affected with disease, मतलब ये शादी हुआ लेकिन इसका बच्चा जो है मेल है लेकिन वो कैसा है, अफेक्टेड। तो ये कंडीशन आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसके बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए सपोज कीजिए, ठीक है 5 बच्चे हुए और किसी को कुछ नहीं है, तो 5 बच्चे जब भी होगा तो ऐसे कर देंगे, 5 बच्चे जब भी होंगे वह अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग अगर ऐसे करके दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है कि 5 बच्चे होंगे और यह अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी में अगर 5 बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐसे कंडीशन में अनअफेक्टेड होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत थी कि किसको कैसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस चीज को बताना जरूरी था। अब पूछेगा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्किल को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सर्किल को किस चीज से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, पूछेगा स्क्वायर को किस चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर पूछेगा कि अगर हम अनअफेक्टेड को और इफेक्टेड को विवाह करेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए या अनअफेक्टेड होंगे, तो चांस 50-50% बनता है। ठीक है, समझ में आया बात। अब इस बात को थोड़ा सा वर्ड में लिख देते हैं। हाँ, हो गया सबका ना। लास्ट बात है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछेगा कि बनाइए, क्वेश्चन पूछेगा सर्किल को क्या कहते हैं, मेन को मतलब ये क्या होता है, यही से पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया, इसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस नाम ही है एनालिसिस, आप केवल जान सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको केवल जानने के लिए ये चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिवो में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है। पूछता है कैसे, इसको हेडिंग से बता देते हैं, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन इसको समझ लीजिए। इन ए, हम ऑब्जेक्टिव से बता रहे हैं इसको, पेडिग्री चार्ट इन ए पेडिग्री चार्ट following symbols are used, पहला हो गया, लिख देंगे सर्कल डिनोट, सर्कल किसको डिनोट करता है,
फीमेल को। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, स्क्वायर डिनोट मेल, स्क्वायर डिनोट मेल को डिनोट करता है। तीसरा बात क्या देखिएगा, तीसरा बात क्या देखिएगा, मेटिंग, मेटिंग मतलब शादी विवाह हो रहा है, मेटिंग यही हो गया। मेटिंग इज सोन बाय, इज सोन बाय ए होरिजेंटल, होरिजेंटल लिंक, होरिजेंटल लिंक कनेक्टेड, देखे ना सिंगल लाइन से दिखाए हैं, तो उसी को होरिजेंटल लिंक कहा गया। कनेक्टिंग ए मेल सिंबल विथ फीमेल सिंबल, ए मेल सिंबल विथ फीमेल सिंबल, फीमेल सिंबल, इसका मतलब ये हो गया सिंबल, मेल सिंबल, सिंबल, ठीक है। देखिए वही बात कर रहा है कि अगर ये कनेक्टिंग लिंक दोनों को जोड़ दिए तो मेल का फीमेल से संबंध जुड़ गया, मेल इधर मान लीजिए अब फीमेल इधर मान लीजिए, समझिए गए हैं, यही चीज कर रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ए सॉलिड मतलब कलरफुल कह रहे हैं, ए सॉलिड या ब्लैक एंड, वो काला से दिखाया जाता है, ब्लैक एंड बोले हैं हम तो, ऐसे ही स्केचिंग कर दिए हैं। ब्लैक एंड सिंबल रिप्रेजेंट, सिंबल रिप्रेजेंट किसका रिप्रेजेंट करता है ये, रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विथ द ट्रीट्स, with the treat study, with the treat study, treat study, अगर कोई कलरफुल हो गया तो आप उसको स्टडी करने के उद्देश्य से कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, ये बात जान लीजिए, जेनेटिक बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी अनुवांशिक बीमारी जैसे हेमोफीलिया, सीकेलसेनिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये कितने भी डिजीज है, इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये जेनेटिक डिजॉर्डर होगा, इसका परसेंटेज कम होगा, जैसे मान लीजिए 100% अभी इस जनरेशन में है, तो 50-60 वर्षों के बाद उसके जो बच्चे होंगे उसमें तो बीमारी जावे करेगा, लेकिन 10, 15, 20, 50 वंश अगर बढ़ जाएगा तब जाके बीमारी खत्म होता है। इसलिए ये बीमारी, कोई भी जेनेटिक बीमारी खत्म नहीं हो सकता, इस बात को समझ लीजिए। चलिए ये 4 बात को आप समझ अगर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर डिनोट्स फीमेल, ठीक है, सही तो लिखा हुआ है, स्क्वायर डिनोट्स मेल, कहाँ स्क्वायर डिनोट्स हम फीमेल लिखे हैं, सर्किल डिनोट फीमेल लिखे हैं, स्क्वायर डिनोट मेल लिखे हैं, तो ये लिखता है स्क्वायर डिनोट फीमेल, स्क्वायर डिनोट फीमेल, कहाँ तुम पढ़ लिया स्क्वायर डिनोट फीमेल, पगला कहीं का, छो लिख देता है, स्क्वायर फीमेल है, देखो तो स्क्वायर यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है, आंख है कि बटम है, मोतिया भी नहीं ना धर लिया है, चलिए तो ये हो गया कंप्लीट। अगले दिन के क्लास में हम लोग का नया टॉपिक पढ़ के आना है, आप लोग म्यूटेशन पढ़ लीजिएगा, म्यूटेशन, अगले टॉपिक में हम लोग म्यूटेशन को देखेंगे, म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए और कल का टॉपिक म्यूटेशन होगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन हम लोग म्यूटेशन टॉपिक को देखेंगे। जिन लोगों का भी ड्यूज है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप जिए लेकिन हमको भी जीने दीजिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, लीव हो जाइए एक एक करके, लीव हो जाइए एक एक करके। लीव हो जाइए, लीव हो ना यार, काहे इतना लेट लगाए हम, कामरान दिक्कत है फोन कर लो, फोन करो हमको, दिक्कत है फोन करो, फोन कर लो, अगर प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।